Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to start with a very new chapter in class 12 portion and the name of the chapter is current electricity. क्या है चैप्टर का नाम है आपके पास में करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी ये इस चैप्टर का नाम है जिसके बारे में हम लोगों को यहां पर पढ़ना है. बेसिकली यदि हम लोग बात करें तो देखो यहां पर जो करंट है, करंट का मतलब है बेसिकली करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. करंट को हम लोगों ने किस प्रकार से डिफाइन किया गया है? करंट को बोला गया है करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है, अब यहां पर जो चार्जेस होते हैं हमारे पास में, तो हम लोग जानते हैं नेचर में दो तरह के चार्जेस होते हैं. चार्ज इधर कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव. चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. बात बराबर है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है. अब हम लोगों को जो स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में जो बात करनी है, इस चैप्टर के अंदर में हम लोगों को मेनली बात करनी है कंडक्टर्स के बारे में. किसके बारे में बात करनी है? कंडक्टर्स. कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स विच अलाउ द पास ऑफ करंट. जिसमें से करंट इजीली क्या कर जाता है? फ्लो कर जाता है. उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं. तो यदि हम लोग कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, कंडक्टर वर्ड को बाद में यूज करेंगे. हम लोगों ने क्या माना कि भैया एक ऐसा कोई तो भी एक मटेरियल है. अब इस मटेरियल में से क्या हो रहा है कि लेट्स से वी हैव कंसीडर दैट नेट पॉजिटिव चार्ज Q प्लस इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. या ऐसे नहीं करते हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर में, हम लोगों ने एक छोटा सा एक सेक्शन बना लिया. मैंने कंसीडर कर लिया भैया एक छोटा सा एक ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है. ठीक है, ये क्या है? एक क्रॉस सेक्शन एरिया है. और इस क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर में हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया हमारे पास में कुछ Q प्लस चार्जेस हैं और कुछ Q माइनस चार्जेस हैं जो इस एरिया को क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं. सो यदि हमारे पास में जो नेट चार्ज फ्लो निकल के आ रहा है, नेट चार्ज फ्लो यदि Q निकल के आता है, क्या निकल के आता है? नेट चार्ज फ्लो Q निकल के आता है. तो हम लोग बोलते हैं कि भैया यदि ये जो चार्ज फ्लो Q जो निकल के आया है वो फ्लो निकल के आया है इन अ टाइम इक्वल्स टू T, मतलब ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है यदि ये टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है तो उस केस में जो आपका करंट बन के आता है वो बन के आता है Q बाई T. क्या बन के आता है? Q बाई T. बेसिकली देखो ये तो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेफिनेशन हो गई. करंट को वैसे हम लोगों ने डिफाइन कर दिया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. इसको थोड़ा सा देखो, ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन में यहाँ पे डायग्राम वगैरह बना रहा हूं, ये थोड़ा हमको आगे चल के सीखने को मिलेगा. आज तो जस्ट मैंने सिंपल एक बना दिया है कि भैया हाँ कुछ ऐसा है. मैंने क्या बोला, इसमें से क्या हो रहा है? Q प्लस और Q माइनस चार्जेस क्या कर रहे हैं? इस एरिया को क्रॉस करके जा रहे हैं और जो इनका रिजल्टेंट निकल के आया नेट चार्ज फ्लो, वो मेरे पास में यदि Q आता है जो समय T के अंदर में फ्लो हो रहे हैं, तो भैया करंट आपके पास में निकल के आता है Q बाई T. अब हम लोग क्या करते हैं, मान के चलो इसको एकदम प्रॉपरली यदि हम लोगों को डिफाइन करना है तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने बोला लेट्स से डेल्टा Q चार्ज passes through an area in delta T टाइम. देन हम लोग बात करते हैं एवरेज करंट के बारे में. तो ये एवरेज करंट जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया I एवरेज बराबर डेल्टा Q बाई डेल्टा T. डेल्टा Q बाई डेल्टा T. अब देखो ये आपके पास में निकल के आता है एवरेज करंट. ये क्या निकल के आता है? एवरेज करंट निकल के आता है. यदि आपके पास में कोई भी एवरेज क्वांटिटी अवेलेबल है तो उससे हम लोग इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. और ये जो इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी निकल के आएगी, मतलब हमारे पास में इंस्टेंटेनियस जो करंट निकल के आएगा वो किस प्रकार से निकल के आएगा? वो निकल के आएगा I बराबर लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 I एवरेज. ठीक है, ये काइनेमेटिक्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां पर लगाया है. सो देयरफॉर आई कैन से दैट I बराबर लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T. और जब ये लिमिट लग जाती है तो आपके पास में I निकल के आता है dQ बाई dt. सो इसका मतलब ये है कि यदि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज
जो चार्ज का जो फ्लो है वो टाइम डिपेंडेंट है, तो हमारे पास में हम इंस्टेंटेनियस करंट इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसको यदि हम लोग थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट करें तो dq कैन बी रिटन एज I डॉट dt, और यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि मैं दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे पास में जो नेट चार्ज निकल के आता है वो नेट चार्ज बराबर q कैन बी रिटन एज I डॉट dt, मतलब करंट यदि समय का फलन है, if the current I is the function of time t, then the charge, net charge also can be calculated on the basis of q is equals to integration I dot dt. So यहां पर इस वाले सेक्शन को यदि मैं आगे बढ़ाता हूं तो देखो क्या लिखा गया है, मैंने लिखा है q बराबर इंटीग्रेशन I डॉट dt। अब इसको हम लोग, इसका जो सिग्निफिकेंस होता है, ये इंटीग्रेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, इंटीग्रेशन का सिग्निफिकेंस है एरिया अंडर कर्व। अब यहां पर कौन सा कर्व, मतलब क्या है, यदि करंट वर्सेस टाइम कर्व का, करंट वर्सेस टाइम कर्व का जो एरिया है, करंट वर्सेस टाइम कर्व का जो एरिया है वो हमें प्रोवाइड करता है क्या, इट प्रोवाइड्स अस चार्ज। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें चार्ज प्रोवाइड करता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब सिंपल सी बात है, यदि मेरे पास में एक ग्राफ दे दिया कुछ ऐसा t, ये है I, और यहां पर मेरे पास में ऐसा दे दिया, कोई तो भी रैंडम ग्राफ बनाए, मैंने बोला भैया यहां पर है ये t1 और यहां पर है ये t2, क्लियर है। अब मुझसे यदि पूछा जाए कि भैया इन टाइम इंटरवल t1 टू t2 अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, यदि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं क्या करूंगा, बोलो क्या करना है मेरे को। बिल्कुल सिंपल सा काम है, आसान सा काम है। करंट वर्सेस ये जो है इसका आपको क्या कर लेना है, एरिया कंसीडर कर लेना है। इसका जो भी एरिया आएगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू चार्ज, एकदम सिंपल सी चीजें हैं। थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा लेकिन कोई डरने की जरूरत बिल्कुल भी यहां पर नहीं है। अब देखो यहां तक का पॉइंट क्लियर है, मतलब इस पे सवाल बन सकता है, डायरेक्टली सवाल बन सकता है, कोई भी ग्राफ, रैंडम ग्राफ देके चार्ज पूछा जा सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो दिस इज ऑल अबाउट। नाउ हम लोग जरा थोड़ा सा बेसिक बात करते हैं। अब वो क्या है कि देखो हम लोग क्या बोल रहे थे, थोड़ा फास्ट लग रहा है क्या? ओके, थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। मैंने बोला कि भैया देखो करंट को जो हम लोग डिफाइन कर रहे थे, इसके अंदर में वर्ड यूज कर रहे थे रेट ऑफ फ्लो। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है यार? इसका मतलब सिंपल सी बात है, यदि चार्ज कहीं से फ्लो कर रहा है, इट सिंपली मींस इट हैज डायरेक्शन। यस और नो? करंट क्या है? करंट के पास क्या होगी? एक डायरेक्शन होगी, और कन्वेंशनली फॉर द कंडक्टर्स, जो हमारे पास में जो कंडक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर में, फॉर कंडक्टर्स हम लोगों ने क्या बोला है कि भैया जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, वो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला? कन्वेंशनली हम लोगों ने क्या माना है कि जो करंट के फ्लो की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस के इक्वल होती है। मतलब जिस डायरेक्शन में आपके पॉजिटिव चार्जेस फ्लो हो रहे दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। इट इज कन्वेंशनली एक्सेप्टेड। नाउ यहां पर सवाल ये उठता है, देखो हम लोग जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो बात कर रहे हैं वो बात क्या कर रहे हैं कि भैया जो करंट फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव चार्जेस के कारण, लेकिन हम लोग एक बात और जानते हैं। वो क्या जानते हैं भैया? कि जो कंडक्टर होता है, लिखा है ना, हाँ, ये जो कंडक्टर्स होते हैं, सो कंडक्टर्स के अंदर में क्या प्रेजेंट होते हैं? पॉजिटिव चार्जेस तो नहीं होते हैं। क्या यहां पर पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं? नहीं, ये तो यार इमोबाइल होते हैं। तो यहां पर फ्लो होने का काम कौन करता है? यहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। यहां पर क्या फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द कंडक्टर। लेकिन यहां पर हम लोग वहां पर जो लिख रहे हैं और ये वाली जो बात लिखी जा रही है, इन दोनों तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ये दोनों बातें क्या कर रही हैं? कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। तो हम लोग यहां से बोलते हैं कि भैया कि जो करंट की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ करंट होगी अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगी? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है?
क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनिए, फिर से मैं बोल रहा हूं एक बार। मैंने बोला कि भैया करंट को डिफाइन किया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसका मतलब है इसके पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन है। अब वो जो डायरेक्शन है कंडक्टर्स के लिए कन्वेंशनली हम लोगों ने क्या माना है, डायरेक्शन ऑफ करंट इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। लेकिन हम लोग जानते हैं कंडक्टर के अंदर में पॉजिटिव चार्जेस नहीं होते हैं, इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब कंडक्टर्स के अंदर में कौन फ्लो कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। और यदि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो फिर डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे निकालेंगे, तो भैया डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उसके अपोजिट वाली जो डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन होगी। अब यहां पर क्या होता है, कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मेनली क्या है ना, हम लोग जब यहां पर फिजिक्स में पढ़ रहे होते तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे होते, लेकिन वास्तविकता यह है कि भैया और भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर चार्जेस फ्लो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में वैक्यूम ट्यूब्स हो गई, तो कंडक्टर्स और वैक्यूम ट्यूब जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं। कंडक्टर्स एंड वैक्यूम ट्यूब्स। अब देखो ये वैक्यूम ट्यूब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसमें जो करंट होता है वो है करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर जो करंट आता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण आता है। लेकिन क्या हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स ही ऐसे मटेरियल है जिनमें करंट फ्लो होता है? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास और भी चीजें होती है। और भी चीजें कैसे होती हैं, जैसे हम लोग केमिस्ट्री के अंदर में बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स। भैया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किससे बनाओगे? इलेक्ट्रोलाइट से बनाओगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स इज व्हाट? विद्युत अपघट्य। क्या होते हैं? Electrolytes are the material when they are fused, then they break into their constituent positive and negative ions. बात समझ में आ रही है? जैसे NaCl है, तो NaCl क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl को यदि पानी में डाल दिया तो क्या बनेगा? अरे भाई NaCl प्लस H2O, ये रिएक्शन नहीं बनती है। नहीं तो पता लगा तुमने ये NaCl और HCl रिएक्शन बना दी, ये गलत है। ये क्या होता है? NaCl प्लस H2O, Na प्लस और Cl माइनस आयन में ब्रेक होता है। मतलब ये रिएक्शन में Na प्लस और प्लस का Cl माइनस ब्रेक होता है। जबकि यदि आप ऐसे लिखोगे कि भैया NaOH और प्लस का HCl यदि आपने डाला तो आपको पक्का NaCl प्लस का H2O मिलता है। बात समझ में आ रही है? ये रिएक्शन सही है, ये वाली गलत है, वहां पे क्रॉस भी डाला हुआ है। ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है? NaCl को जब NaCl इज व्हाट? इलेक्ट्रोलाइट। इसको जब पानी में डाला जाता है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाता है, Na प्लस और Cl माइनस में। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर में जो करंट फ्लो होता है, करंट इज ड्यू टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयनों के कारण यहां पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है। बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस और नो? सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। ऐसे ही हमारे पास में एक और चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं बेटा? सेमीकंडक्टर। नाम तो सुना ही होगा, सेमी कंडक्टर्स। अब ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनमें जो करंट फ्लो होता है वो करंट फ्लो होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब ये होल क्या चीज होती है? तो भैया ये जो होल होता है, ये होल इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, या मैं बोलूं एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी मटेरियल के अंदर में, किसी भी, मतलब यहां पर हम लोगों को पर्टिकुलरली बात कर दी है सेमीकंडक्टर के लिए। उसमें क्या होता है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसमें से किसी किसी प्लेसेस पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है या इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है तो उसकी जगह क्या क्रिएट हो जाती है? एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। और वो जो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है उसे बोला जाता है होल। उसे वैकेंसी को क्या बोला जाता है? होल। ये जो होल होता है बेसिकली इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसका जो चार्ज है वो होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के बराबर। किसके बराबर होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के बराबर। मतलब क्या है कि भैया इसको E माइनस कंसीडर किया तो इसको E प्लस कंसीडर करेंगे। मतलब मैग्नीट्यूड उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये इसका नेचर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका नेचर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है? ये 3 पॉइंट समझ में आए? अच्छा, अब हम लोग थोड़ा और एक चौथा और क्या रह गया अभी? कंडक्टर्स एंड वैक्यूम ट्यूब्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, सेमीकंडक्टर हो गए, और कुछ बच गया क्या? हाँ, डिस्चार्ज ट्यूब नाम की एक और चीज रह गई। चौथा नंबर मैं यहां पर डाल देता हूं।
चौथा नंबर जो है वो है रिगार्डिंग द डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है, डिस्चार्ज ट्यूब्स के अंदर में जो आपका करंट होता है, करंट इज ड्यू टू गैसेस या ड्यू टू आयंस मैं बोल सकता हूं, जो कि गैसियस फॉर्म्स में आपके होते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पर जो करंट है वो ड्यू टू आयंस। अब ये आयंस मतलब क्या, पॉजिटिव आयंस एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पर ये कहां से आता है, तो जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है उसके अंदर में क्या होता है, गैसेस भरी होती हैं, तो वहां पर भी करंट फ्लो हो सकता है। लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है वो सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में कंडक्टर्स को लेकर के है। इस चैप्टर में किसको लेकर के कंसर्न है, हमारा कंडक्टर्स को लेकर के हमारा कंसर्न है। तो कंडक्टर के अंदर में सिर्फ और सिर्फ किसके कारण करंट फ्लो होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो होगा, जिसे हम लोग आगे सीखने वाले हैं। ये बात समझ में आ रही है? ये थोड़ा सा डेटा है जिसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब ये जो करंट होता है इसका भी आगे क्लासिफिकेशन होता है भैया, करंट का भी क्या होता है, आगे क्लासिफिकेशन होता है। एंड हम लोग कह सकते हैं करंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, करंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से दो टाइप्स हो गए, एक होता है आपके पास में डायरेक्ट करंट और दूसरा होता है आपके पास में अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। इसे डीसी बोला जाता है, इसे एसी बोला जाता है। इस चैप्टर में हम लोगों को जो पढ़ना है वो है डीसी। अल्टरनेटिंग करंट नाम से पूरा एक अकेला चैप्टर पढ़ा जाएगा, लेकिन वो तब पढ़ा जाएगा जब हम लोग मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन खत्म कर लेंगे, तब आपको वो चीजें समझ में आने लगेंगी। लेकिन अभी यहां पर क्या है, डायरेक्ट करंट पढ़ना है। डायरेक्ट करंट क्या है, द करंट which has constant magnitude and direction, constant magnitude एंड डायरेक्शन। ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ये कहां से मिलता है, जो हमारे पास में सेल होते हैं, बैटरीज होती है, उनसे जो करंट प्रोड्यूस होता है वो आपका होता है डायरेक्ट करंट। और अल्टरनेटिंग, देखो वर्ड में लिखा है अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग मतलब करंट, ऐसा करंट विच, मैं ऐसा लिख सकता हूं, द करंट which changes its direction, which changes its direction continuously, its direction continuously की बजाय मुझे वर्ड यूज करना चाहिए पीरियोडिकली। कैसा, पीरियोडिकली, मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल के पश्चात अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेता है, ये चेंज कर लेता है, उसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब इसमें एक आधा सवाल ववाल भी देख लेते हैं, क्योंकि देखो ये बेसिक है, इसमें कोई ज्यादा डरने की जरूरत है, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, बस डायरेक्ट पता होने चाहिए डायरेक्ट करंट क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है, बस खत्म हो गया यहाँ पे, है ना। अब हम लोग जो बात करते हैं, देखो क्वेश्चंस वगैरह किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, मान के चलो आपको दिया गया है क्वेश्चन को, जिस प्रकार से दिया गया है कि चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर depends on time as q बराबर मान के चलो मैंने ले लिया 2t स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 2। फाइंड करंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, अब इसका मतलब समझ जाइए, क्या पूछा है आपसे, इंस्टेंटेनियस करंट पूछा है। क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस करंट। तो कैसे निकालोगे, तो हम लोग जानते हैं भैया I बराबर क्या होता है, dq बाई dt। सो d बाई डी टी ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, किसका, 2t स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 2। करेंगे क्या आएगा बोलो, 2, और इसका आएगा 2t प्लस का 3 और उसका 0। तो आंसर आ गया 4t प्लस का 3। दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट। इसे हम लोग I ऑफ टी भी लिख सकते हैं, I ऑफ टी भी लिख सकते हैं। अब आपसे क्या पूछा गया है, करंट एट 2 सेकेंड। तो भैया 2 सेकेंड में करंट कितना आएगा, तो I एट 2 सेकेंड आएगा 4 इंटू 2 प्लस का 3। सो ये आएगा I ऑफ 2 बराबर 4 दूना 8 और 3 11, 8 और 3 11 मेरे पास में यहां पर निकल के आ रहा है। अब देखो मैंने बेसिकली यहां पे कुछ यूनिट नहीं लगाई है, यूनिट लगाई है कुछ, अभी तक नहीं लगाई है। अब यहां पर क्या होगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा तो भैया चार्ज जो है उसकी यूनिट रहेगी आपके पास में कूलम। ठीक है, और टाइम क्या रहेगा, सेकंड में, वो तो वहां पर मेंशन कर दिया है। तो भैया जो आपका करंट निकल के आ रहा है वो आ रहा है कूलम पर सेकेंड।
और इसे ही बोला जाता है एम्पियर। इसे ही क्या बोला जाता है? एम्पियर, जिसे हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए कैपिटल ए सिंबल यूज किया जाता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या इस एग्जाम्पल में कोई डिफिकल्टी है? अब मैं उल्टा पूछूं तो, मतलब मैंने यहां पे चार्ज दे दिया, भाई बेसिक सी बात है, आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए। बेसिक मैकेनिक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो यदि आपको आते हैं तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। मतलब करंट से आप लोग वापस से क्या निकाल सकते हैं? वापस से आप लोग चार्ज भी निकाल सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बात करते हैं करंट ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ चार्जेस के बारे में। छोटा सा पॉइंट है, क्या है? करंट ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब ये क्या है भैया? ये क्या आफत है, कैसे है? तो मैंने क्या बोला कि भैया मान के चलो क्या हो रहा है आपके पास में, यहां पर ये इसका सेंटर है, जहां मतलब ये मान सकते हैं कि यहां पर एक आपका न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है? एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भैया इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। मतलब देखो यहां पर क्लियरली बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। मतलब आप लोग केमिस्ट्री के अंदर में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, नहीं लगाता है न्यूक्लियस के चारों तरफ? वही वाली कहानी है यहां पर। अब उसी कहानी को यहां पर यदि हम लोग लेके आए तो यहां पर जो करंट लिखा जाता है वो लिखा जाता है चार्ज सर्क्यूलेटिंग। चार्ज सर्क्यूलेटिंग, इसका मतलब क्या है? वो चार्ज जो सर्कल में घूम रहा है अपॉन टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, या टाइम पीरियड में डायरेक्टली भी बोल सकता हूं। तो भैया देखो यहां पर क्या हो रहा है, मैं लिख सकता हूं I बराबर Q बाई कैपिटल T। अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर कुछ चीजें आपको पहले से पता होती है। कैसे? जैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर में एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में भी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा कि भैया ये जो है इसकी रेडियस स्मॉल r है और ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ये v स्पीड से चक्कर लगा रहा है। अब ये v और r जो है, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट कितनी होती है? 0.53 n स्क्वायर बाई जेड। जेड इज द एटॉमिक नंबर, एन इज द ऑर्बिट नंबर जिसके अंदर में चक्कर लगा रहा है। वी की भी वैल्यू आपको मालूम होती है 2.2 इंटू 10 पावर 6 अपॉन 6 इंटू जेड बाई एन। तो वो सारी वैल्यूज पुट करके आप ये निकाल सकते हैं। लेकिन अभी यहां पर हम लोगों को चाहिए कैपिटल टी। टी कैपिटल टी क्या है? मैं भैया कैपिटल टी का मतलब है टाइम पीरियड। कैपिटल टी का मतलब है टाइम पीरियड। तो भैया देखो टाइम पीरियड यदि आपको निकालना है तो ये आपको निकालना है कैसे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। किससे निकालना है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है? तो भैया एक इलेक्ट्रॉन जब पूरा चक्कर लगा रहा है तो इसने डिस्टेंस कवर करी है 2 पाई आर, और कितनी स्पीड से डिस्टेंस कवर करी है? तो v की स्पीड से वो चल रहा था, तो 2 पाई आर अपॉन वी इज द टाइम पीरियड। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भैया जी? हम कह सकते हैं इट एम्प्लाइज I बराबर Q इंटू नहीं अपॉन में 2 पाई आर डिवाइडेड बाई v। तो इसे लिखा जा सकता है QV अपॉन 2 पाई आर। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? QV अपॉन 2 पाई आर लिखा जा सकता है। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि सर्कुलर मोशन जिनको आता है उनको मालूम होगा कि यार v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। एक फॉर्मूला होता है जहां पर v का मतलब होता है लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी, और r क्या है? उस रेडियस है उस सर्कुलर पाथ की। तो v बराबर यदि मैं ओमेगा आर यहां पर लिख देता हूं तो ओमेगा आर लिखने पर मुझे क्या मिलेगा? r से r कट जाएगा तो एक और फॉर्मूला मिलेगा q ओमेगा अपॉन 2 पाई, q ओमेगा अपॉन 2 पाई। यदि आप ओमेगा को वापस से एक और फॉर्मूला आपने सर्कुलर मोशन के अंदर का मैं आपको रिकॉल करवा दूं, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी रखोगे तो कटपिट के वही आंसर आ जाएगा। अब यहां पर मैं Q ले रहा हूं, लेकिन Q की जगह वास्तविकता में क्या है? आपका एक इलेक्ट्रॉन है। Q की जगह वास्तविकता में क्या है? आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन है। यदि आपसे इस पे सीधा सवाल यदि बनता है तो क्या आप कर सकते हैं? बोलो कर सकते ही नहीं कर सकते? R और V आपको मालूम होगा ना, कहां से पढ़ा है?
एटॉमिक स्ट्रक्चर से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से मतलब जैसे हम लोग सिंपल सी बात करें, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम की यदि मैं बात करता हूं तो उसके अंदर में आर और वी आपको पता होता है, आर और वी आपको पता होता है। अब यदि मैं पूछ लूं कौन से एक इलेक्ट्रॉन के कारण आपको करंट बताना है जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो बहुत आसान है। लेकिन यदि उसकी जगह मैं किसी और ऑर्बिट का पूछूं तो कर सकते हो क्या भैया? सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। या तो ये डायरेक्टली रटा रटाया होना चाहिए, या फिर आप इससे कैलकुलेट करके देख लीजिए, या फिर इससे आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर इनफ? इतना समझ में आ रहा है? क्या इसमें कोई परेशानी है? बोलो फटाफट से। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए। क्लियर है? ओके, चलो हम लोग एक और सवाल कर लेते हैं यहां पर, एक छोटे से कॉन्सेप्ट को कवर करने के बाद में। वो ये है कि करंट के बारे में, कुछ चीजों के बारे में हम लोग जरा बात करते हैं। करंट के बारे में कुछ छोटी छोटी सी चीजें और बात करते हैं। हालांकि जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आपको आने वाले लेक्चर के अंदर ही मिलेगा। आज मैं सीधा आपको क्या है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पर खींच के लेके जाऊंगा, पर्टिकुलर टॉपिक पर खींचकर लेके जाऊंगा। उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजों को एनालाइज करते हैं। वो क्या है? देखो भैया, करंट जो है ये आपका है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बराबर है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बराबर है, बिल्कुल सही बात है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है सर जी। तो इसका मतलब है इसमें चार्जेज फ्लो हो रहे हैं। तो ये चार्जेज कैसे फ्लो होते होंगे? कुछ तो भी होता होगा कि नहीं होता होगा? सर जी क्या होता है हमें क्या मालूम। तो हम लोग क्या करते हैं, आप एक थोड़ा सा एग्जांपल के लिए समझिए। आपके घर में ऊपर में छत पे टंकी लगी होगी, तो छत की टंकी में क्या है, आपका पानी स्टोर्ड है। छत की टंकी में क्या स्टोर्ड है? पानी स्टोर्ड है। मान के चलो वो छत की टंकी से आया हुआ पानी इस पाइप से आया, ठीक है, इस पाइप से आया। और यदि यहां पर क्या हो जाए कि एक जॉइंट लगा दिया हो कि एक कुछ पानी इधर चला जाए, ठीक है, और कुछ पानी इधर चला जाए, ऐसा एक जॉइंट लगा दिया मान के चलो, ठीक है। ऐसा एक जॉइंट यदि लगा दिया जाए, और मैंने बोला कि यहां पर जो नल है, यहां पर एक मीटर जैसा कुछ तो भी लगा दिया है मैंने। इस मीटर में मैं देख पा रहा हूं कि भैया 1 सेकंड में 10 लीटर पानी आगे सरक रहा है, ठीक है। एक नल मैंने यहां लगा दिया और एक मीटर मैंने यहां पे लगवा दिया, और इस मीटर में मैं चेक कर पा रहा हूं, इस मीटर में, और ये मीटर मुझे बता रहा है कि यहां पर 1 सेकंड में यहां पर 2 लीटर पानी आगे सरक रहा है। और 1 मीटर यदि मैं यहां लगा दूं, ठीक है, 1 मीटर में यहां लगा दूं, तो यहां पर बताओ क्या रीडिंग आपको देखने को मिलेगी? कॉमन सेंस वाला एग्जांपल है कि नहीं? तो आपने बोला सर कॉमन सेंस तो है। क्या भैया 1 सेकंड में यहां से 10 लीटर पानी आगे सरका। अब 10 में से 2 लीटर पानी इधर पहुंचा है, तो आप बोल सकते हो क्लियरली कि सर जी यहां पर 1 सेकंड में 8 लीटर पानी यहां पर आएगा। अब एक बात बताइए, यहां पर ये जो पानी फ्लो होके आ रहा है, एक बात बताइए क्या कैसे आ रहा होगा? ये छत की टंकी से पानी आया 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 ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये ऐसे गया, इसके बाद में इसके ये 2 टुकड़े ऐसे हो गए क्या? यस, मतलब इट इज हैविंग सम स्पेशल डायरेक्शन। अरे स्पेशल डायरेक्शन है कि नहीं है? अच्छा यदि पानी को ऐसी मैं उल्टा पानी को सोचूं कि नीचे से पानी ऊपर छत पे चला जाए तो जा सकता है क्या? सर जी पानी तो जा सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है, उसके लिए मोटर लगानी पड़ेगी। मतलब बिना मोटर के सर हमारे घर में पानी का फोर्स ज्यादा आता है, तो आप बोलोगे फोर्स ज्यादा आता है इसलिए पानी जा रहा है। अदरवाइज मान चलो आपके पास में एक बाल्टी भर के रखी है, उस बाल्टी में पानी भर के रखा है और आपने इन पाइप में से जोर से फेंक दिया, तो क्या पानी नीचे से ऊपर टंकी तक पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। मतलब यहां पर कुछ तो भी एक स्पेशल चीज हो रही है। क्या स्पेशल चीज हो रही है? कि टंकी ऊपर रखी थी, वहां से पानी इधर में नीचे की तरफ बहुत ही इजीली फ्लो कर रहा है, बराबर है। मतलब यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तो पानी जो होता है वो ऊपर वाली हाइट से नीचे वाली हाइट की तरफ अपने आप फ्लो होता है। क्या बोला मैंने? कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो कई बोलेंगे सर जी है ना, ग्रेविटी तो खींच रही है पानी को। ग्रेविटी जो होती है भैया, वो अर्थ जो है वो अपने एक सिस्टम का ही पार्ट होता है। अर्थ जो है वो एक सिस्टम का ही पार्ट होता है, उसके कभी भी सिस्टम के बाहर नहीं समझना है, ठीक है। ओके, सो यहां पर पानी अपने आप ऐसे फ्लो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे ही करंट के केस में भी होता है, लेकिन उसे हम लोग कुछ अलग नाम देते हैं, और उसे हम लोग बोलते हैं कि भैया करंट फ्लोज नेचुरली from higher potential
टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये बात समझ में आ रही है? सर ये पोटेंशियल वर्ड क्या है? तो पोटेंशियल वर्ड जो है वो एक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना है, उसके बाद में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको बस ये छोटा सा पॉइंट याद होना चाहिए कि करंट फ्लोज नेचुरली फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, याद रह जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा इसमें। अब देखो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे रिगार्डिंग व्हाट, डायरेक्शन। किसके रिगार्डिंग बात कर रहे थे? डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो की बात कर रहे थे, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो की बात कर रहे थे। इसका मतलब इसमें डायरेक्शन तो बहुत ही काम की चीज है, बिना डायरेक्शन के काम नहीं चलेगा। लेकिन यहां पर मैं सवाल पूछूं कि करंट इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, तो भैया आपको ध्यान रखना है करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि भैया इट हैज डायरेक्शन एंड इट इज इंपॉर्टेंट, इट हैज डायरेक्शन, बराबर है, बट डू नॉट ओबे वेक्टर रूल्स, डू नॉट ओबे वेक्टर रूल्स, वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करती है, तो ऐसी क्वांटिटी को बोला जाता है टेंसर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी को बोला जाता है टेंसर क्वांटिटी। ये बात आप लोगों के दिमाग में रहेगी या नहीं रहेगी? बताओ फटाफट से। रह जाएगी? अच्छा, अब हम लोग इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। वो पानी पाइप में से जो फ्लो हो रहा था, मान के चलो, देखो ये आपकी टंकी में से आने वाला पाइप था, जिसे हम लोग यहां पर ऐसे मोड़े थे, बराबर है, ऐसे मोड़े थे, यस और नो। अब यहां पर जो मीटर लगाया था, वो मीटर मुझसे कह रहा था कि भैया 10 लीटर वाटर, 10 लीटर पानी इन 1 सेकेंड। क्या ये बात समझ में आ रही है? यही एग्जाम्पल था ना मेरा, देखो प्रीवियस पेज पे जाके यही एग्जाम्पल है। 1 सेकंड में 10 लीटर, मैंने उल्टा लिख दिया इस बार, 10 लीटर इन 1 सेकंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बात बताओ, यदि ऐसा ही 1 मीटर यदि मैंने इस जगह लगा दिया होता, तो ये क्या रीड कर रहा होता था? आपको मालूम है टंकी छत पे रखी है, तो टंकी नहीं बनाऊंगा मैं, ऊपर से पानी आ रहा है, इतना समझदारी होनी चाहिए। तो ये वाला मीटर क्या रीड करेगा? क्या ये वाला भी मीटर यही रीड करेगा, 10 लीटर इन 1 सेकेंड? बोलो यस और नो। ये वाला मीटर भी सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज रीड करेगा कि नहीं करेगा? सर जी बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं इसको थोड़ा सा ये करता हूं और थोड़ा सा घुमाता हूं, वो कैसे, जरा ध्यान से देखिए। ये रही छत की टंकी से आने वाली पाइप, ये पाइप को मैं लेके गया ये ऐसे, ये पाइप को मैं लेके गया ऐसे, इस पाइप को पूरा मोड़ दिया, ठीक है, इस पाइप को मैंने ऐसे मोड़ दिया। अब देखो ये वाला जो मीटर था जिसने रीड किया था, अभी आपको मालूम है 10 लीटर इन 1 सेकेंड, बराबर है। अब यदि मैंने बिल्कुल सेम वही ऐसा ही एक मीटर यदि मैंने यहां लगवा दिया, बोलो यहां लगवा दिया, तो ये क्या रीड करेगा? क्या ये भी 10 लीटर इन 1 सेकेंड ही रीड करेगा? यस और नो? अरे सेम बात रीड होगी कि नहीं होगी? मतलब यहां से भी 1 सेकंड में 10 लीटर ही पानी बहेगा कि नहीं बहेगा? अरे बात समझ में आ रही है? अब इसको ऐसे मत समझो, इसको ऐसे रखो कि नीचे जमीन पे पाइप फैला रखा है मैंने, ठीक है, वैसा ही समझिए। बोलो 10 लीटर 1 सेकंड में ही पानी जा रहा होगा इसमें से भी, बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल सेम करंट के लिए भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि भैया जो आपकी वायर, जो करंट फ्लो हो रहा है वायर में से, उसको आप मोड़ दोगे, सर्कल बना दोगे, घुमा घुमा के 10-15-20 लूप बना दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करंट विल ऑलवेज रिमेन सेम, जस्ट लाइक द वाटर, जस्ट लाइक द वाटर। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? यस और नो? ओके, हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं। भले मैं एग्जांपल बहुत ही फालतू वाला एग्जांपल लिया है मैंने आपके सामने, आई नो दैट, बहुत ही फालतू एग्जांपल है, इसमें बस हंसी रहे होंगे सब लोग। हो सकता है कई लोगों को तो हंसी भी नहीं आई होगी, बोलेंगे क्या मजाक कर रहे हैं सर जी, ठीक है, बट ठीक है, अब जैसा भी है थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं करंट को बोलूं कि करंट को वायर में से फ्लो करवा रहे हैं, और वायर को कितना भी मोड़ लो, हर समय उसमें से जो फ्लो होने वाला करंट है वो सेम है, बशर्ते पीछे से आने वाला सेम होना चाहिए। नहीं तो पता लगा पहले का वायर सीधी रखी थी, पहले 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवाया था, लेकिन अब वायर को मोड़ दिया तो हम लोगों ने जबरदस्ती 2 एम्पियर का लगा दिया, तो भैया अगली बार 2 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? याद रहेगी? श्योर है? छोटा सा पॉइंट है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसी एग्जाम्पल को बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्या हो रहा था, देखो ये आपकी टंकी में से आने वाली पाइप थी, ठीक है, ये वाली टंकी में से आने वाली पाइप थी, यहां पर ये पाइप मुड़ी। अब मैंने क्या कर दिया ना, यहां पर है ना एक ऐसा ये जॉइंट लगा दिया और ये पाइप को कर दिया वैसे बड़ा,
ठीक है, ऐसे बड़ा कर दिया पाइप को। अब ये पाइप ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। अब मैं आपसे वही कहानी, ये हमारा वो ठहरा पहला वाला मीटर जो रीड कर रहा था 10 लीटर इन 1 सेकेंड। अब मैंने क्या किया, 1 मीटर अब यहां पर लगा के देख लिया। अब यहां पर बताओ रीडिंग क्या आएगी, बोलो यहां पर रीडिंग क्या आएगी। वही पाइप है, देखो बस यहां पे मोटा कर दिया पाइप को। बोलो यहां पे रीडिंग क्या आएगी, कॉमन सेंस है, ऊपर से 10 गिर रहा है तो नीचे भी भैया 10 ही पहुंचेगा कि अलग पहुंच जाएगा कुछ। बात समझ में आ रही है, नीचे कितना भी मोटा पाइप लगा दो, ऊपर से 10 लीटर 1 सेकंड में गिर रहा है तो नीचे भी उतना ही पहुंचेगा। मतलब इट विल ऑल्सो हैव द सेम रीडिंग 10 लीटर इन 1 सेकेंड। द सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर करंट ऑल्सो। मतलब फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया जो आपका करंट होता है वो क्रॉस सेक्शन चेंज होने से चेंज नहीं होता है, क्रॉस सेक्शन चेंज होने से चेंज नहीं होता है। करंट उतना ही रहेगा जितना पहले पीछे से आ रहा है, जितना पहले पीछे से आ रहा है। ये बात आप लोगों को ध्यान रहेगी कि नहीं रहेगी, बोलो फटाफट से बोलो। यस, रह जाएंगी। ये छोटे छोटे से पॉइंट मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। अब यहां से आगे जो हम लोग बढ़ते हैं वो ये है कि देखो मेनली मुझे हेडिंग जो लेनी थी वो लेनी थी करंट इन कंडक्टर्स की, करंट इन कंडक्टर्स की। लेकिन मैं उस हेडिंग को आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं दूसरी हेडिंग यहां पर आपके सामने लेके आ रहा हूं। वो ये है जिसे कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। कई लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन यही है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। देखो क्या होता है ना, ड्यूरिंग द लेक्चर्स आपके टेस्ट पेपर्स वगैरह वो सब का भी हम लोगों को ख्याल रखना पड़ता है, तो इसके कारण हम लोग ऐसा कर रहे हैं। और वो जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो 1-1.5 घंटे का ही प्रॉपर लेक्चर बनेगा, तो उसको हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, बीच में से छोटी सी एक जंप ले रहे हैं। छोटी सी क्या ले रहे हैं, जंप ले रहे हैं। करंट इन कंडक्टर्स को हमको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया है, नहीं, लेकिन वो पढ़ेंगे हम लोग कभी आगे आने वाले लेक्चर के दरमियान। लेकिन आज हम लोग यहीं पर आगे थोड़ा सा हिस्सा क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं अभी। क्योंकि देखो लेक्चर को यहां पर खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि देखो हम लोग अभी ऐसे मोड पे आ गए, ना तो लेक्चर को ज्यादा आगे खींचा जा सकता है, ना ही लेक्चर को बीच में स्टॉप किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी हेडिंग खत्म कर लेते हैं, जिससे क्या है एक थोड़ा सा पोर्शन आगे बढ़ जाएगा। अब देखो क्या होता है कि हमारे पास में एक पॉइंट आ रहा है जिसे हम लोग बोल रहे हैं रेजिस्टेंस। ये क्या है, रेजिस्टेंस, ये एक वर्ड है, ठीक है। अब ये क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय वर्च्यू ऑफ इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। क्या बोल दिया सर ने, पता ही नहीं लगा। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, इट इज द रेजिस्टेंस इज व्हाट, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द करंट फ्लोइंग थ्रू द मटेरियल्स। उन मटेरियल में से फ्लो होने वाले करंट का ये क्या करता है, अपोज करता है। और कितना अपोज हो रहा है वो पता चलता है हम लोगों को रेजिस्टेंस से। वो चीज हमें पता लगती है किससे, रेजिस्टेंस से। बात समझ में आ रही है। क्या होगा, देखो अब हम लोग यदि किसी कंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है, ये कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है आई। अब बेसिकली ये जो करंट आई फ्लो हो रहा है, ये आई फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहां से कुछ प्लस क्यू चार्जेज यहां पर क्या हो रहे होंगे, ये मिट गया क्या, चलो ठीक है कोई बात नहीं, प्लस क्यू चार्जेज यहां से फ्लो कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है, ये करंट फ्लो हो रहा है। अब ये जब चार्जेज यहां पर फ्लो कर रहे होंगे तो हो सकता है ना इनको कोई बीच में रोके, रोक सकते कि नहीं रोक सकते भैया। एक कॉमन सेंस वाली बात सोचो कि यार ये जो कंडक्टर है इट इज मेड अप ऑफ सम मटेरियल, लाइक आपने बोला कि यार कॉपर से, कॉपर की वायर है, या फिर आपने एल्यूमिनियम की वायर ले ली, जो भी वायर ले ली, तो उसके अंदर में क्या है, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर में वो एटम्स हैं, बराबर। एक कॉपर के एटम्स आजू बाजू में लगे हुए हैं, उनके बीच में मेटालिक बॉन्ड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। अब जब आपने यहां पर करंट फ्लो करवाया, मतलब यहां से क्या हो रहा है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। अब जब ये चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे तो भैया इसके जो एटम्स हैं उससे बीच बीच में ये कहीं ना कहीं टकराएंगे, और जब ये टकराएंगे तो क्या महसूस करेंगे कि इनको कोई तो भी रोक रहा है, बराबर है। अब क्या होगा कि हर मटेरियल का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है, मतलब हर मटेरियल में ये जो करंट है, मतलब ये जो चार्जेस जो फ्लो कर रहे हैं, वो जो अपोजिशन फील करते हैं, उस अपोजिशन को बोला जाता है रेजिस्टेंस। उस अपोजिशन को क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है। सो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द अपोजिशन experienced by
चार्ज कैरियर्स while flowing through a conductor, जब कंडक्टर में से ये जो चार्ज कैरियर्स फ्लो हो रहे होते हैं तो इन कंडक्टर्स के द्वारा महसूस किया गया अपोजिशन जो होता है, विरोध जो होता है, उसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। एकदम लेमन लैंग्वेज में मैंने डेफिनेशन बोली है, वैसे आप लोग प्रॉपर डेफिनेशन गो थ्रू कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आपने जूनियर क्लास में पढ़ी होगी। रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर्स। वही डेफिनेशन है, मैं 2 बार 3 बार रिपीट कर चुका हूं, डिफरेंस कोई नहीं है, फर्क पड़ेगा, बस यहां से आपको थोड़ी सी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो रेजिस्टेंस लिखा जा रहा है वो कंडक्टर्स के लिए ही है कि सब मटेरियल्स के लिए? तो भैया सिंपल सी बात ये है कि यहां पर यदि आप चाहते हैं तो इस कंडक्टर वर्ड्स को हटा के मटेरियल्स वर्ड लिख लीजिए, वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मटेरियल्स मतलब ओवरऑल सब के लिए आपने बात कर ली। अब क्या होता है, ये जो मटेरियल है तो बेसिकली देखो, कॉपर एक है, एक एल्यूमिनियम ले लिया, हम लोगों ने क्या ले लिया, एक लकड़ी की बोल रहा हूं, एक रबर की ही मैंने क्या बना ली, ट्यूब बना दी। अब इसमें से भी चार्जेस फ्लो करवा के देखे तो हमने पाया कि सब जगह अलग अलग हो रहा है। हमने क्या किया, एक कॉपर की पतली वायर लेके देखी, एक मोटी वायर लेके देखी, वहां पर कुछ अलग देखने को मिल रहा है। तो सब जगह हम लोगों को कुछ ना कुछ अलग देखने को मिल रहा है। सो उसी बेसिस पर हमारे पास में ये जो रेजिस्टेंस है वो कुछ पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन सम पैरामीटर्स। तो हम लोग यहां पर उन्हीं पैरामीटर्स को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। मतलब हमारी एक छोटी सी हेडिंग चलेगी, वो होगी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, बात समझ में आ रही है? मैंने क्या हेडिंग डाली है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। वो कारक जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमें यहां पर चर्चा करनी है। सो द वेरी फर्स्ट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर्स। ये क्या मीनिंग है भैया? तो यहां पर कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। बात समझ में आ रही है? मतलब जितनी ज्यादा लंबाई होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। मतलब एक सिंपल सी बात करते हैं हम लोग, एक एग्जांपल की बात करते हैं यहां पे, एकदम लेमन लैंग्वेज में एक एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं। देखो, रेजिस्टेंस का मतलब मैंने क्या सिखाया था, रेजिस्टेंस का बेसिक मीनिंग सिखाया था मैंने लेमन लैंग्वेज में। जो डेफिनेशन बोली थी, इट इज अपोजिशन एक्सपीरियंस बाय द चार्ज केस व्हाइल फ्लोइंग थ्रू अ मटेरियल या कंडक्टर, जो भी है। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल, अब ये जो चार्ज कैरियर्स हैं, ये चार्ज कैरियर्स को आप मानो कि आप लोग भाग रहे हो। ठीक है, आप लोग भाग रहे हो। अब यहां पर एक ऐसा रास्ता है, देखो ये इतना ही मोटा रास्ता, मैंने यहां पर एक रास्ता नंबर 1 बना दिया, रनवे नंबर 1 हो गया, और ये हो गया आपके पास में रनवे नंबर 2 हो गया। ठीक है, रनवे नंबर 1 हो गया, रनवे नंबर 2 हो गया। अच्छा, रनवे पे मैंने नंबर लिख दिया। अब ये चार्जेस को बोला जाए भागो, अब ये चार्जेस को बोला जाए भागो। अब कई लोग बोलेंगे अच्छा नहीं, रनवे 1 में मतलब यार, रनवे लेंगे तो खाली मिलेगा, रनवे तो आपको है ना, रनवे खाली होता है। ये रनवे पे जो नंबर लिखे होते हैं इसका भी एक सिग्निफिकेंस होता है। 1 का मतलब होता है 10 डिग्री, 2 का मतलब होता है 20 डिग्री फ्रॉम द मैग्नेटिक एक्सिस। हम लोग कहां पहुंच गए, यहां पे आ जाओ। देखो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 1, गली नंबर 2 में हम लोग खड़े हैं। और देखो ये गली नंबर 1 जो है वो यहां पर जाके खत्म हो गई, गली नंबर 2 है वो आगे तक जा रही है। अब आपको बोला जाए, अब देखो इसमें भीड़ भाड़ है, इसमें क्या है, ये भीड़ भाड़ है। ठीक है, ये भीड़ भाड़ है, ये भीड़ भाड़ है, ये भीड़ भाड़ है, उतनी भीड़ भाड़ है, यहां पर भी उतनी भीड़ भाड़ है, यहां पर भी उतनी भीड़ भाड़ है। उतनी मतलब क्या बोलते हैं, पर यूनिट लेंथ वाइज मैं कंसीडर कर रहा हूं, पर यूनिट लेंथ वाइज मैं कंसीडर कर रहा हूं। मतलब कैसे कि यदि 1 मीटर की लेंथ होती, इस 1 मीटर की लंबाई में मान के चलो 5 आदमी खड़े हैं, इतनी ही यहां पर
भीड़ है उतनी ही भीड़ यहां पर भी है। मतलब यहां पर भी यदि 1-1 मीटर का मैं सेक्शन बनाता तो 5 ही आदमी खड़े हुए मिलते थे, ठीक है। अब यहां पर वही आपने भागने की कोशिश करी, तो एक बात बताओ, अपोजिशन कहां पर ज्यादा मिलेगा और कहां पर कम मिलेगा? तो जाहिर सी बात है ये वाली जो गली है वो छोटी है, ये वाली गली जो है वो ज्यादा लंबी है। आदमी तो 1 मीटर में 5 ही खड़े हैं, लेकिन आप सोचो, अब हम लोग मान के चलते हैं ये जो गली है वो पतली पतली सी गली है, 5 आदमी सामने सामने खड़े थोड़े थोड़े से, तो आप पहले से टकराए, दूसरे से टकराए, तीसरे से टकराए, चौथे से टकराए, पांचवें से टकराए, टकराने में टाइम लगेगा ही नहीं लगेगा। और जब टकराओगे तो आपको चोट भी लगेगी, थोड़ी सी एनर्जी भी खर्चा होगी कि नहीं होगी? होगी नहीं। एक तो पूरी गाली खाली, एकदम सुनसान, ये आप भागे, ये रॉकेट की स्पीड से बाहर निकल गए, बराबर है। लेकिन वही यहां पर भीड़ भाड़ है। अब ये भीड़ भाड़ किसकी भीड़ भाड़ है भैया? तो ये है एटम्स। ये कौन है? एटम्स है उस मटेरियल के, तो उससे वो टकराते हुए आगे चल रहे हैं, बराबर है। अब ये वाली जो गली है वो थोड़ी सी लंबी है, तो इसमें ज्यादा टक्करें होंगी। अब इसमें जब ज्यादा टक्करें होंगी तो भैया यहां पर आपको ज्यादा अपोजिशन मिला। बात समझ में आ रही है? मतलब कुल मिला के देखो, रेजिस्टेंस की मैं इसीलिए बोल रहा हूं, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस की इस वाली डेफिनेशन पे बात करो तो अपोजिशन एक्सपीरियंस बाय द चार्ज कैरियर्स, तो यहां पर आप कहेंगे कि भैया गली नंबर 2 में मोर अपोजिशन, ज्यादा विरोध आपको देखने को मिला, और यहां पर लेस अपोजिशन मतलब कम विरोध देखने को मिला। तो इसीलिए कहा गया है रेजिस्टेंस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ करंट, क्योंकि जितना अपोजिशन उतना ही रेजिस्टेंस। तो यहां पर क्लियर सी बात यह है कि आपके पास में निकल गया है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर्स। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा जो है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। बोला ये गया है कि, एग्जाम्पल दूंगा मैं, आपको डरने की जरूरत नहीं। तो यहां पर बोला गया है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये है भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस एग्जाम्पल को आप समझिए, देखो वही 5 आदमी खड़े हैं 1 मीटर की लंबाई में, वो उसमें चेंज नहीं किया है। लेकिन हमने क्या बोला कि हमने 2 गली बनाई, ये गली नंबर 1 है, ये गली नंबर 1 इतनी ही लंबी है, और दूसरी गली नंबर 2 है, ये वाली लंबाई तो उतनी है लेकिन ये वाली थोड़ी सी मोटी है। ये गली नंबर 1, ये गली नंबर 2। और जो आपके चार्ज कैरियर्स थे, मतलब आपको ही बोला जा रहा है कि आपको ही भागना है, ये रहे आप भागना है। तो अब सोचो 1 मीटर में वही 5 व्यक्ति खड़े हैं, अब इस वाली में भागे और इस वाली में भागे, बोलो कहां पर टक्करें कम होंगी? तो कॉमन सेंस से आप बता सकते हैं, कॉमन सेंस इज समथिंग विच इज नॉट कॉमन, लेकिन यहां पर मैं समझ सकता हूं कि आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो भैया यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा सोचिए। तो यहां पर क्या होगा? तो ये 1 2 3 4 5 लोग वही 1 मीटर में बनाया, ठीक है, इतना ही 1 मीटर में यहां से यहां पर ले लेता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 और 5। यहां पर कैसा है? खुला खुला है। यहां पर कैसा है? कंजेस्टेड है। इसमें से जब आप भागोगे तो ज्यादा टक्करें होंगी, इसमें जब भागोगे तो टक्कर कम होगी। ये समथिंग ऐसा ही है जैसे आप कोई छोटी सी गली में से बाइक लेके निकल जाओ तो आपको कैसा फील होता है, और एक जब हाईवे पे, खाली हाईवे पे, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे यदि आप बाइक लेके निकल जाओ, अलाउड नहीं है, पहले ही बता देता हूं। इट इज नॉट अलाउड टू राइड अ बाइक ऑन मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, ओनली 4 व्हीलर्स आर अलाउड। बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। एकदम इतना मस्त हाईवे है, 6 लेन वाला हाईवे, गाड़ी एकदम जूम करके निकलती है, तो वैसी ही सिचुएशन यहां पर हो गई। और ये आप अपने गांव की उस छोटी सी गली में, जहां पर आप सुबह सुबह शक्कर खत्म हो गई, शक्कर लेने के लिए जा रहे हो, तो क्या होगा? वो वाली सिचुएशन। तो क्या पता लगा? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इन दोनों को यदि मैं कंबाइन कर देता हूं तो मैंने देखा कि भैया आर जो है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है एल बाई ए। एल स्टैंड्स फॉर लेंथ, ए स्टैंड्स फॉर एरिया। तो हमने क्या बोला? इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया और हम लोगों ने यहां पर लिख दिया एक कांस्टेंट इनटू एल बाई ए। इस कांस्टेंट को हम लोगों ने नाम दिया है, सिंबल दिया है रो। क्या सिंबल दिया है? रो। अब ये जो रो है बेसिकली यदि मैं यहां से देखूं तो रो बराबर आएगा आर इंटू ए अपॉन एल। क्या निकल के आ रहा है? रो बराबर निकल के आ रहा है आर इंटू ए अपॉन एल। मतलब क्या है? इफ
लेंथ ऑफ कंडक्टर को, यदि मैंने लेंथ ऑफ कंडक्टर को यदि मैंने ले लिया है L बराबर 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर A बराबर 1 मीटर स्क्वायर ले लिया जाए, और तो ऐसे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर इज व्हाट इक्वल्स टू रो। इस रो को बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसे क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओ माय गॉड, बात समझ में आ रही है? या फिर इसे दूसरा वर्ड दिया जाता है रेजिस्टिविटी। तो यहां पर सोचिए, अब देखो यहां पर एक आपको पहले से ही मालूम है, जूनियर क्लासेस में आप पढ़ के, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो रो की यूनिट जो आएगी वो रो बराबर कितनी आएगी? देखो रखो यहां पे ओम, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर मीटर कैंसल। सो भैया जो रो की यूनिट आ रही है वो आ रही है ओम मीटर। कितनी आ रही है? ओम मीटर है ये, ओम मेरा नहीं है, नहीं तो पता लगा ओम मेरा आ गया यहां पे। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। एक बात ध्यान रखना, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी मत बोल देना, वो अलग चीज हो जाएगी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बोथ आर सेम थिंग। इट इज लाइक केमिस्ट्री में आपने कंडक्टेंस कंडक्टिविटी एक होती है क्या? सर कहां केमिस्ट्री की बात छेड़ दी आपने? हमारे जख्म पर नमक छिड़क दिया आपने। पता लग रहा है सर नमक छिड़का जो छिड़का, ऊपर से नींबू डाल के मिर्ची भी डाल दी, इतना जल रहा है अभी तो। ओहो चलो ठीक है, आ जाओ वापस लौट के आ जाओ। रो बराबर आर ए अपॉन एल, ये चीजें क्लियर है क्या? रो जो है वो है आपका क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसकी खास बात ये होती है कि भैया ये डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। इसका मतलब ये है कि भैया हर मटेरियल के लिए रो की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। रो की वैल्यू हर मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अच्छा, तो तीसरा जो फैक्टर है वो ये है नेचर ऑफ मटेरियल। इसके अलावा चौथा एक और फैक्टर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में बात में चर्चा होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं, चार जो फैक्टर हैं वो मेरे पास, चौथा टेम्परेचर हो गया, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल होगा। कई लोग बोल रहे होंगे वाह व्हाट अ टीचर, उल्टा लिखना चालू कर दिए। हमने तो बचपन में सीखा था कि 4 पहले आता है, सॉरी 1 पहले आता है, और लेकिन कोई बात नहीं, यहां पर आपको पता होने चाहिए भैया ये 4 फैक्टर्स हैं। ओहो क्या बात है, ओकटी रेंडू एंडू, मैं भी क्या बोलने लग गया नाल। ओके ठीक है, छोड़ो, मेरी बातों में ध्यान मत दो। मैंने क्या बोला? लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। टेम्परेचर पे हम लोगों को डिटेल में चर्चा करनी है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, हम लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ना है, आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। यहां से बस मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी हिंट दे सकता हूं, वो ये है कि भैया एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बराबर है। लेकिन उसको हम लोगों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, तब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अभी इस बात को पकड़ के मत बैठ जाना, आगे चीजें सिखाई जाएंगी, ठीक है? तसल्ली रखो। नेचर ऑफ मटेरियल, तो भैया नेचर ऑफ मटेरियल का सिंपल सा फंडा ये है कि वो हर मटेरियल के लिए अलग अलग है, तो उसके बारे में गिवन होगा तो ही हम लोग कुछ बातों को कह पाएंगे, डायरेक्टली कह नहीं पाएंगे, ठीक है? अब इस पे जो सवाल बनते हैं वो सवालों के बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करवा देता हूं। वो क्या है कि कई बार देखो आपने जूनियर क्लासेस में सवाल पढ़े होंगे, पता है कैसे सवाल? इफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर, मान के चलो एक रेजिस्टेंस है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है? इसकी लेंथ यहां पर कितनी है? लेंथ बराबर एल है, एरिया बराबर ए है, ठीक है? अब मैंने यहां पर आपसे बोला है कि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि भैया इसकी जो न्यू लेंथ है वो यहां पर 12 है और एरिया जो है वो आपका a/2 हो गया है। सो फाइंड न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करना। ऐसे सवाल होते हैं भाई बचपन में, जूनियर क्लास में पढ़े होंगे आप लोगों ने, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अरे पढ़े थे ना? तो बोलो आर डैश बराबर आएगा कितना? रो 12 अपॉन a/2, सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा 4r। कितना आएगा? 4r। ओहो इतना हलवा सवाल, सर ये पूछेंगे क्या? बिल्कुल नहीं पूछेंगे। तो सवाल कैसा पूछा जाएगा? अब देखो मैं जूनियर क्लासेस की थोड़ी सी रिकॉलिंग करवा देता हूं। सवाल आपसे पूछा जाता है, इफ
length of wire, if length of wire is made twice of initial length, twice of initial length, then new resistance will be, ऐसा सवाल तो किया होगा ना, न्यू रेजिस्टेंस विल बी। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं यहां पर, ऑप्शन नंबर ए आर, ऑप्शन नंबर बी 2R, ऑप्शन नंबर सी 4R, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। फटाफट बोलो कितने लोग ऐसे हैं जिनका ऑप्शन ए है करेक्ट, जिनका ए गलत, जिनका ए आंसर आ रहा है वो फटाफट एक काम कीजिए, अति शीघ्रता से, सामने घर में दीवार होगी, फटाफट जाके सर मार दीजिए। आर तो वैसे नहीं आने वाला है। अच्छा 2R वाले कितने लोग हैं? 2R वालों को क्या करना है, नाउ 2R वालों के लिए एक छोटा सा काम देता हूं। खाना वाना खा के बैठे हो, यस, मीन्स यू हैव सम एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। इफ यू हैव सम एनर्जी देन ट्रांसफर दिस एनर्जी टू योर हैंड, एंड by transferring this energy to your hand, give the force so that it can move with a very fast speed and can contact to your cheek and transfer the energy which is being obtained by your hand। बात समझ में आई? हवाई मैंने बोला इस हाथ को एनर्जी ट्रांसफर करो जिससे इसमें फोर्स आ जाए, ये फोर्स ले जाके आपके चिक का मतलब गाल होता है, यहां पर क्या कर दो, कांटेक्ट करा दो जिससे कि एनर्जी का ट्रांसफर हो सके। क्या बात है, अच्छी बातें कर लेता हूं आजकल मैं ना, आप लोगों की संगत में रह रहे के थोड़ा सा होशियार होने लग गया भैया मैं भी। चलो आ जाओ, लेंथ ऑफ वायर इज मेड ट्वाइस ऑफ इनिशियल लेंथ देन द न्यू रेजिस्टेंस विल बी। क्या होगा, तो देखो जिनके मन में ये ख्याल आया है कि हम लोग जानते हैं R प्रोपोर्शनल टू L होता है, तो भैया सर जी R1/R2 बराबर L1/L2 का लगाया कॉन्सेप्ट, R/R' बराबर सर जी L/2L। सो क्लियर दिख रहा है सर जी, यहां से सॉल्व कर लीजिए, R' बराबर 2R आ रहा है, जिनके भी मन में ये आ रहा है वो गलत है। एक बात बताओ, ये लेंथ डबल कर दी, एक्स्ट्रा मटेरियल कहां से लेके आए तुम? जेब में से लगा दिया है ना। तो एक काम करता हूं, मैं आपको देता हूं 10 ग्राम गोल्ड का वायर देता हूं, उसको बोलता हूं दुगना करके दे दो, तो क्या करोगे? तो 20 ग्राम लगा लोगे क्या उसमें? नहीं ना, खींचोगे, तार खींचने की मशीन होती है उसमें से डालोगे, वो खींच के पतला हो जाएगा, मटेरियल तो उतना ही रहेगा कि अलग हो जाएगा। सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। मैंने क्या किया कि आपके पास में एक रॉड दे दी, इतनी मोटी तो नहीं बनेगी, चलो ठीक है जूम करेंगे बाद में इसको, पेन चल जा, ठीक है। ये है इतनी लंबी सिल्वर की रॉड है, इसका मास है 400 ग्राम, ये सिल्वर की रॉड है जिसकी लेंथ है 15, 30, 45, 50 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। बताओ यदि मैं इसका रेजिस्टेंस मेजर करूं तो इसका रेजिस्टेंस मान के चलो आया R, इसका रेजिस्टेंस मान के चलो आया R। अब ठीक है, अब मैंने यहां पे क्या बोला, ये जो मोटाई है वो मैं मान के चलता हूं लगभग आएगी 5 सेंटीमीटर नहीं, 5 mm का ये है। अब मैंने क्या किया, इसको तार खींचने की मशीन होती है, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स होती है कि नहीं, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि भैया उससे तार बन जाते हैं, ठीक है। मैलेबिलिटी, डक्टिबिलिटी, ऐसे कुछ वर्ड सुने होंगे आपने जूनियर क्लास में, वही बात हो रही है। अब मैंने क्या किया कि भैया इसकी लेंथ खींच के ना मैंने इसकी इतना डलवाया इसको तार के उसमें से कि भैया इसकी जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर की बजाय हो गई 500 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, इसका जो मास है क्या वो चेंज होगा? 400 ग्राम ही रहने वाला है कि कुछ और हो जाएगा? वही रहने वाला है। अच्छा ऐसा तो नहीं ना तार खींचने के बाद में चांदी का तांबा बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, सिल्वर रहेगी, कॉपर तो नहीं बनेगी, वो भी सेम रहने वाली है। बट ये 500 सेंटीमीटर यदि लेंथ हो गई तो क्या अब भी ये 5 mm रहेगा क्या? बोलो ये रहेगा क्या? गलत बात है, नहीं रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या होता है, यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना होता है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर है। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब इस पूरी प्रोसेस में बताओ क्या मास चेंज होगा? नहीं। मास चेंज होगा क्या? भैया तार पहले भी 400 ग्राम की है, अभी भी 400 ग्राम की है। डेंसिटी, क्या डेंसिटी चेंज होगी? भैया पहले भी सिल्वर थी, अभी भी सिल्वर है। वॉल्यूम
चेंज होगा क्या? जब डेंसिटी और मास कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। सर जी आप कहना क्या चाहते हैं? कहना हम ये चाहते हैं कि भैया रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी वो भी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि चांदी चांदी बची हुई है। तो होता क्या है कि भैया R इज इक्वल टू जो रो इंटू एल अपॉन ए फॉर्मूला है, इसको हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से ये करते हैं। कैसे करते हैं कि मैंने क्या किया, एल का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ए इंटू एल। सर जी इससे फायदा क्या हुआ? तो इससे फायदा मैं आपको समझाता हूं। ये क्या है? ये नथिंग बट द सिलेंडर है। ये क्या है? एक सिलेंडर है जिसके लिए ये क्या हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये क्या हो गई? यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ हो गई। तो लेंथ और इसका वॉल्यूम कितना आएगा? वॉल्यूम आएगा ए इंटू एल। वॉल्यूम क्या आएगा? ए इंटू एल। मतलब यहां पर आप जरा ध्यान से देखिए, गौर फरमाइएगा, आर बराबर आएगा रो एल स्क्वायर अपॉन वी। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर क्या क्या चीजें कांस्टेंट है? रो कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया। तो मतलब आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर आ रहा है। अब देखो कई लोग है ना मेरा सर फोड़ देंगे, सर आपकी कहानी आप ही समझे। थोड़ी देर पहले तो आपने बोली कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, अब यहां पर बोल रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ। ये माजरा क्या है? ध्यान दीजिए, माजरा ये है कि वहां पर जब लेंथ के प्रोपोर्शनल तो साथ में एरिया भी चेंज हो रहा है। लेंथ और एरिया जो दोनों चीजें चेंज होती है, जो कि इस एग्जांपल में मैंने बताया। किधर गया बे? हाँ, जब लेंथ और एरिया दोनों चीजें चेंज होती है तो आपका ये फॉर्मूला सही है कि आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। पूरा कहानी ये थी। क्या अकेले लेंथ पे डिपेंडेंसी थी? नहीं। क्या अकेले एरिया पे डिपेंडेंसी थी? नहीं। वो दोनों पे कंबाइनली डिपेंडेंसी बन के फॉर्मूला बन रहा था। लेकिन यदि अकेले लेंथ पर यदि आपको डिपेंडेंसी दिखानी है तो ये इस प्रकार से बनेगी। तो अब आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि भैया ये जो एग्जाम्पल आपने सॉल्व किया ये गलत क्यों हुआ। बात समझ में आ गई? तो अब बोलो इसका आंसर कितना आएगा? फटाफट से बोल दीजिए इसका आंसर। ये सवाल चल रहा था ना आपका, मैं आगे स्लाइड पे चला गया, तुमने ऐसा नहीं किया था काट पीट के गलत, छोड़ो गलत हो गया, अब हम लोग सीखेंगे अगली क्लास में। ऐसा नहीं है, अभी सिखा रहा हूं मैं। तो बोलो क्या होगा? आर प्रोपोर्शनल टू आया एल स्क्वायर, तो आपने लिखा R1 अपॉन R2 बराबर L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। तो आपने लिखा R अपॉन R डैश बराबर L स्क्वायर अपॉन ये कितना कर दिया? 2L का स्क्वायर। सो भैया देखो यहां पे कैंसलेशन करो, अरे सॉल्व करो भाई। L से L कट जाएगा पूरा, 1/2 का स्क्वायर मतलब 4। तो R डैश बराबर आ रहा है 4R। इसका मतलब ये है 4R इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? द सेम कॉन्सेप्ट विल बी एप्लीकेबल फॉर व्हाट? एरिया ऑल्सो। कैसे सर जी? देखो फॉर्मूले को फिर से एडजस्ट करते हैं हम लोग। इसको हटा दूं डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम को, जिससे क्या नहीं सामने सामने रह जाएंगे, ठीक है। देखो R बराबर आपने लिख दिया रो L अपॉन ए। अब मैंने क्या किया? ए से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो R बराबर आएगा रो एल ए अपॉन ए इंटू ए। समझ में आया? बोलो R बराबर बनेगा रो वी अपॉन ए स्क्वायर। तो कहानी क्या बन जाएगी? यहां से बनेगी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब देखो जब कभी सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस दिया, सॉरी सिर्फ और सिर्फ लेंथ दी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ एरिया दिया है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर। मतलब देखो जब कभी भी ऐसा कहानी आ रही है कि आपके पास में जो कंडक्टर है उसी को ही चेंज किया गया, मतलब उसकी लेंथ डबल हो रही है या उसका ही सिर्फ एरिया डबल हो रहा है या एरिया ही आधा हो रहा है, तो कहानी इस प्रकार से चलेगी। ये बात समझ में आ रही है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी में सवाल होते हैं बच्चों के गलत, इसी में बच्चों के सवाल गलत होते हैं। मैंने पूरा एग्जांपल दिया, चांदी की तार ली तुम्हारे लिए, तो नहीं तो काम तो स्टील की तार से भी चल जाता था। सोचो 400 ग्राम चांदी की तार है, 40,000 रुपए का यदि भाव है, और इसमें यदि 50% भी प्योर सिल्वर है जिसका उपयोग हमारी ये पायल बनाने के लिए किया जाता है। तुम्हारे जो पैर में पायल पहनती है ना, अरे घर में कोई तो पहनता होगा, ये कई लोग बोलेंगे सर हम तो नहीं पहनते, तो उसमें उतना ही परसेंटेज सिल्वर होता है आपका, 40, 45, 50 बस। इसका मतलब सर सुनार लूटते हैं, हमें ज्वेलर्स वाले लूटते हैं। बिल्कुल सही बात है। ओहो सर आपको कैसे मालूम? अब थोड़ी तो केमिस्ट्री हमने भी पढ़ी है भाई। ओहो चलो आ जाओ, ये सच्ची बात है बोल रहा हूं मैं। मतलब यदि आपका बहुत ही अच्छा कोई ज्वेलर्स वाला है ना, उसकी दुकान से भी यदि आप लोगे ना, तो मैक्सिमम प्योरिटी और परसेंटेज ऑफ सिल्वर विल बी 70, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ओह यस दैट्स ट्रू। हम लोग कहां पहुंचा दिए तुमने? तो भैया तुम्हारे लिए पता है कितना महंगा वाला एग्जाम्पल लेके आया हूं। 200 ग्राम सिल्वर मतलब लगभग हो गया 8-10 हजार का माल हो गया तुम्हारा एक दिन में।
ओ आगे आ जाओ, पैसों के हिसाब पे मत जाओ। कई लोगों के तो तार वहीं पहुंच गए लगेज, कई लोगों ने तो वहीं पे सोचना चालू कर दिया मेरे घर में 1 किलो सिल्वर है और सबके सब पायल है, सबके सब पायल है, 1 किलो सिल्वर के पायल थे, लेकिन सर ने बोला 50% ही प्योरिटी है, इसका मतलब 500 ग्राम ही हो गए। मैं सोच रहा था कि मेरे पास में 50,000 रुपए की चांदी है, लेकिन ये तो 25 की रह गई, नुकसान हो गया। ओ आ जाओ, अब क्या कर सकते हैं, ये बात समझ में आ गई। एक और बात होती है, एक और बात होती है, एक और बात होती है, क्या? अरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कई लोगों को तो यही समझ में नहीं आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। भैया ये आपको पेन दिख रहा है, इसका ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, दिखा, ये तो ट्राइंगल शेप का है। वायर कैसी होती है? ट्राइंगल वायर देखिए तुम्हारे घर में, गोल होती है। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गोल होता है, और यदि ये गोल है तो भैया इसकी एक रेडियस आर भी हो। अरे रे रे, इसको छोटा कर देते हैं भैया, नहीं तो आधे लोग तो वैसे ही परेशान घूम रहे हैं, उसमें और परेशानी हो जाएगी। ये स्मॉल आर इज व्हाट? रेडियस। मतलब यदि सवाल के अंदर में इफ लेंथ इज नॉट मेंशन, लेंथ इज नॉट मेंशन्ड एंड ओनली रेडियस इज गिवन, only radius is given, then r is inversely proportional to r to the power 4। सर ये क्या था? तो भैया जी ये है सर्कल, और वृत्त का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया था, किधर गया? ये रहा, क्या बताया था? कुछ इस प्रकार से बताया था। तो यहां पर एक ही जगह पाई आर स्क्वायर डाल दो, पाई आर स्क्वायर, इसका भी लोगे स्क्वायर, तो क्या बनेगा? इट इंप्लाइज बनेगा आर। यही तो बात मैंने बोली थी ना बंधु। आर टिंग टिंग टिंग। सवाल समझ में आए? इस पे यही सवाल बनते हैं, और बच्चा जिंदगी में कंफ्यूज घूमते रहता है कि आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए पढ़ा, फिर उसका उपयोग कब करना है? भैया उसका उपयोग तभी करना है जब आपको लेंथ और एरिया दोनों चीजें साथ में दे। ओ क्लियर हुई बात? बात समझ में आई? यदि कोई अकेली चीज दे रखी है, अकेली लेंथ है आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, अकेला एरिया है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a स्क्वायर, और एरिया की जगह उसने रेडियस वर्ड यूज कर दिया, तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा और ऐसे आएगा। और रेडियस की जगह डायामीटर यूज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट इसी हिसाब से चलेगा, कॉन्सेप्ट इसी हिसाब से चलने वाला है। सो ओवरऑल कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कहानी का समराइज कर लेते हैं। आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a स्क्वायर, आर प्रोपोर्शनल टू 1/r टू द पावर 4, और आर प्रोपोर्शनल टू, यहां से हटाओ, कई लोगों को दिखेगा ही नहीं यहां पे, आर प्रोपोर्शनल टू 1/d टू द पावर 4। ये d क्या है? डेंसिटी नहीं है भैया, d का मतलब है डायामीटर, व्यास। सेम चलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि d बराबर होता है 2r, इसके कारण होता है। ठीक है, मतलब रेडियस डबल करोगे तो डायामीटर भी डबल ही होती है, इसलिए। ठीक है, ये समरी है। यहां पर इस तरह से आपका ये वाला टॉपिक काफी हद तक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प करेगा कुछ छोटे छोटे सवालों के अंदर में। ये बात समझ में आ गई है? ओके, ये बात समझ में आ गई है। तो हम लोगों को क्या करना है बेटा यहां पे अभी अब यहां पर आगे देखो, मैं आपको छोटा सा काम मैं बता देता हूं। काम मैं नहीं करने वाला हूं, वो आपको करना है। क्या? आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर याद है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में चैप्टर के हिसाब से जरा लगाओ। यदि मैंने बोला लेंथ इंक्रीजेज, लेंथ इंक्रीज्ड बाई 10% या 2%, सॉरी 2% से मैंने लेंथ क्या कर दी? इंक्रीज कर दी। सो न्यू रेजिस्टेंस कैसे करोगे मालूम है कि नहीं? तो आर डैश विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। इस आर डैश को भी मिटाओ यहां पे भी आपको लिखना पड़ेगा क्या? डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। बात समझ में आ रही है? ये कॉन्सेप्ट आपको आते हैं कि नहीं आते? यूनिट्स एंड मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट रिकॉल करना और सबके लिए अप्लाई करके देखना। क्लियर है? सो इसी के साथ में हम लोगों को आज बेटा यहां पर आज के लेक्चर को यहां पर समाप्त करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं सोच रहा था 40 से 45 मिनट पे ले जाऊंगा, लेकिन वो थोड़ा सा और खिंच गया और 1 घंटे से थोड़ा सा ऊपर निकल गया। थोड़ा सा सहन कर लेना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसके बेसिस पर सॉल्व होने लगेंगे। मेन कॉन्सेप्ट हम लोगों को आने वाले लेक्चर में ही
पढ़ना है। आज के लिए बेटा बस इतना ही, मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.